नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज शुक्ला है और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अनटोल्ड स्टोरी का एक और दिलचस्प एपिसोड। आज हम बात करेंगे उन खूंखार आतंकी संगठनों की जिनकी ताकत इतनी ज्यादा और उनकी सप्लाई चेन इतनी बेहतर है कि वे हफ्तों, महीनों, सालों इजराइल जैसे देश का जंग में मुकाबला कर पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही छोटे देश यानी इजराइल और उससे जुड़ी कड़ियों की कहानी में ले चलेंगे जो इतिहास में एक लंबे दौर से हैं, दुनिया के नक्शे पर वही हैं जहां वह पैदा हुए हैं यानी इजरायली, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप इसे उनके जिंदा रहने का संघर्ष और जुनून भी कह सकते हैं। इजराइल जो मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों का मुकाबला करने और उन्हें इतिहास में शर्मनाक पराजयों के लिए मजबूर कर देता है, बावजूद वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक अंतहीन संघर्ष में जूझता ही रहता है। और सिर्फ इसलिए कि ये आतंकी संगठन शहरों, कस्बों में ह्यूमन शील्ड का सहारा लेकर के बचे रहते हैं। आखिर कैसे हमास जैसे आतंकी संगठन इतने समय तक इजराइल जैसी सैन्य ताकत के सामने टिके रहते हैं, आज हमारी बातचीत का विषय वही है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इस जंग का असर सिर्फ एक मामूली क्षेत्रीय विवाद भर नहीं है, बल्कि इसका विस्तार समूची दुनिया में है। आखिर क्यों सैकड़ों हजारों साल पहले शुरू हुई ईसाई और मुस्लिम सभ्यताओं के बीच की यह जंग आज भी जारी है, और इसका असर हम आधुनिक समय की परमाणु दौड़ और बड़े वैश्विक संकटों में देख सकते हैं। हिटलर के खौफ में अमेरिका इन्हीं यहूदियों की वजह से परमाणु बम हासिल करने में कामयाब रहा। वे यहूदी जो कुछ साल पहले तक जिनका कोई अपना देश नहीं था, जो अपनी ही जमीन से दरबदर किए गए, दुनिया भर में दरबदर होकर के ठोकरें खाते रहे। यहूदी अपनी जमीन पर वापस तो लौटे, मगर वापस लौटने के दिन से लेकर के आज तक एक भी सेकंड ऐसा नहीं बीता जब उन्होंने सुकून और शांति से जिया हो। इजराइल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में अस्तित्व में आया था, जो कहीं ना कहीं जर्मनी में यहूदियों का ऐतिहासिक नरसंहार के बाद जो चीजें हुई उसके बाद संभव हुआ। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, समूचे यूरोप में यहूदियों से घृणा के हिंसक और सिलसिलेवार नतीजे इतिहास में दिखते हैं, जो शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस, ध्यान दीजिएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस के काल्पनिक किरदार शाइलक का नतीजा था। यहूदियों के खिलाफ घृणा का क्या ही कहें, यहूदियों की विशेषज्ञता और उनकी अपनी संपन्नता उनके जान की दुश्मन बन गई। वीडियो के अंत तक आपके सामने वे रहस्य खुलेंगे जिनसे यहूदियों की पुरानी जंग की टीस आज भी जिंदा है, आज भी देख सकते हैं। और इजराइल इसी टीस में कहते हैं, खैबर वाज योर लास्ट चांस। खैबर की जंग इस्लामिक टेक्स्ट से तो बाहर निकल के आता है, लेकिन इस्लाम से पहले का टेक्स्ट बाहर नहीं आ पाता। आज हमारी कहानी का एक अनटोल्ड साइड भी है। आखिर खैबर क्या था और इसका मौजूदा संघर्ष से क्या संबंध है? यरूशलेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है और बाकी तीनों धर्मों के बीच विवाद की असल वजह क्या है? क्या वही वजह है जो आज की तारीख में आपको दिखता है, या इसका कनेक्शन अरब में है जो रेगिस्तानी इलाकों में सालों से रेत के नीचे दबा हुआ है? जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हमास की ताकत के पीछे की वजहों को तलाशते हैं। आखिर उसके पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है? असल में देखा जाए तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के राजनीतिक हितों के लिए ही हमास संघर्ष कर रहा है। स्वाभाविक है कि यह आर्थिक मदद और ठोस रणनीति के बिना संभव नहीं है। गाजा पट्टी के खूंखार इस्लामिक आतंकी संगठनों की फंडिंग के जरिए तमाम चीजों को आप समझ सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जमीन के एक ही टुकड़े पर बने हैं। फिलिस्तीन इजराइल के गठन को मनमाना पूर्ण मानता है, और इजराइल के खिलाफ जो भी जंगें हुई उसका सीधा और साफ मकसद संबंधित जमीन से एक एक यहूदी को निकाल करके बाहर भगाना था। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। इसके लिए फिलिस्तीन और उसके समर्थक देश राजनीतिक और कूटनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। गजा पट्टी असल में फिलिस्तीन का ही एक टुकड़ा है जो राजनीतिक और कूटनीतिक लड़ाई में भरोसा नहीं करता, और यहूदियों को भगाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक संघर्ष की बजाय सशस्त्र संघर्ष करता है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर गाजा पट्टी से जो हमला हुआ था वह असल में इसी संघर्ष की एक कड़ी है, अंतहीन संघर्ष की एक कड़ी है।
पिछले कुछ दशकों में इजराइल के खिलाफ खूनी संघर्ष का हमास ही नेतृत्व कर रहा है और पिछले कुछ सालों में हमास इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है कि गाजा पट्टी पर उसकी समानांतर व्यवस्थाएं चलते हुए आप देख सकते हैं। हमास की सरकार चलती है, हजारों लोग उसके लिए काम करते हैं। जैसे सरकार अपने नागरिकों की पढ़ाई लिखाई, दवाई और भोजन आदि पर खर्च करती है, उनकी व्यवस्थाएं देखती है, वैसे ही ये सारी व्यवस्थाएं गाजा पट्टी में हमास देखता है। हजारों लोगों को सैलरी देता है और पेंशन भी देता है, बच्चों को वजीफे भी देता है। एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है हमास की। जाहिर है कि गाजा पट्टी में ना तो हीरे मोती की खदानें हैं, ना तो सोने की खदानें हैं, ना ही वहां सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ना ही वहां गेहूं धान या सेबों की खेती होती है। वहां की जमीन और हवा में उसके लिए गुंजाइश भी नहीं है इसकी। इजराइल ने जरूर अनुसंधानों की वजह से इस तरह की गुंजाइश अपने हिस्से में बना ली है। अब सवाल है कि गजा में हमास जैसी ठोस व्यवस्था बिना आर्थिक मजबूती के तो चल नहीं सकती। फिर हमास का अपना आर्थिक मॉडल क्या है और उसे कैसे पैसे मिलते हैं? अभी कुछ साल पहले न्यूज एजेंसी राइटर्स ने गजा और यूएन के अलग अलग आधिकारिक सूत्रों के हवाले से अनुमान लगाया था कि गजा का कुल सालाना बजट $700 मिलियन यानी करीब 5,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें से $260 मिलियन यानी करीब 2,080 करोड़ रुपए वर्तमान खर्चों के लिए आवंटित है। हमास के मासिक खर्चों में सबसे बड़ा हिस्सा गाजा पट्टी के करीब 50,000 कर्मचारियों के वेतन और दूसरे हजारों कर्मचारियों की पेंशन और वजीफे आदि पर खर्च किया जाता है। हमास के अधिकारियों के आधार पर बताया गया कि सिर्फ हमास के मासिक वेतन का खर्च $30 मिलियन से भी ज्यादा है। इसके अलावा जो लोग अलग अलग लड़ाइयों में मारे गए या घायल हुए, उनके परिजनों को भी हमास की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है और बच्चों को वजीफे भी दिए जाते हैं। जंग में जो आतंकी लड़ते हुए मर जाते हैं, उनके परिवार को अलग से भी मोटी रकम दी जाती है। इसे बिल्कुल वैसे समझिए जैसे दूसरे देशों की सरकारें अपने सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण पर खर्च करती हैं। यानी हमास अपने तमाम सदस्यों के घर का किराया, बिजली और पानी जैसे खर्च भी उठाता है, जो यह दर्शाता है कि संगठन के आंतरिक संरचनाओं में आर्थिक स्थिरता की कितनी जरूरत है। और यह भी साबित होता है कि इन चीजों को बिना तगड़ी मनी बैकिंग के नहीं किया जा सकता। हमास या इस जैसे दूसरे जो आतंकी संगठन दिखते हैं, उनकी फंडिंग के कई सारे सोर्स हैं। इसमें कुछ आर्थिक सहायता उन्हें दूसरे देशों से मिलती है, जबकि कुछ निजी, नागरिकों और परोपकारी संस्थानों से आती है। बेशक मुस्लिम देश या दुनिया भर के मुस्लिम ही हमास की मदद करते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी बाजार और विभिन्न देशों में किए गए पूंजी निवेश भी हमास की कमाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमास के सबसे बड़े आर्थिक मददगारों में कतर का नाम आता है, सबसे पहले आता है। हमास की टॉप लीडरशिप भी सुरक्षा कारणों से कतर में ही रहती है। फ्रांसीसी इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के उपाध्यक्ष दीदीदह बेलियून के मुताबिक कतर हर महीने हमास को $30 मिलियन यानी 240 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देता है, जो गाजा पट्टी के सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि वॉशिंगटन सेंटर फॉर अरब स्टडीज के आंकड़ों में यह निकल कर आया कि 2012 से 2022 के बीच में कतर ने गाजा को लगभग $1.3 बिलियन यानी 10,400 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ईरान भी हमास को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देते हैं। ईरान हर साल हमास को लगभग $100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए आर्थिक मदद के तौर पर देता है, जिसमें से अधिकांश फंड हमास की सैन्य शाखा के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यह जो पैसा हमास को मिलता है, वह इजराइल के खिलाफ हमास के जो आतंकी अभियान है उस पर खर्च किया जाता है। ज्यादातर मुस्लिम देशों के उद्योगपति और दूसरे लोग मजहबी चंदे के रूप में भी मदद करते हैं। हमास को क्रिप्टो करेंसी जैसी आर्थिक गतिविधियों से भी पैसे मिलते हैं। 2016 से हमास ने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के जरिए करीब $41 मिलियन यानी 328 करोड़ रुपए कमाए हैं। क्रिप्टो मार्केट के जरिए भी हमास ने बहुत सारे पैसे जुटाए हैं। यह बहुत ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सारे अनुमान जो आते हैं वो अनुमानित हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने केवल साल 2021 में क्रिप्टो करेंसी के जरिए $4 लाख यानी 3.2 करोड़ रुपए जुटाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आंकड़े इससे और भी ज्यादा हो सकते हैं।
हमास जैसे आतंकी संगठन ड्रग और तस्करी जैसे माध्यमों से भी खूब पैसा कमाते हैं। गजा में टैक्स और दूसरे मदों से भी हमास पैसे कमाता है। ड्रग्स और तस्करी एक बड़ा जरिया है कमाई का। नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारियों से भी फिरौती वसूल की जाती है। हमास जैसे संगठनों को पैसे के अलावा हथियार और गोला बारूद की भी मदद मिलती है। कई रिपोर्ट का दावा है कि ईरान और ब्लैक मार्केट चैनल से हथियार और गोला बारूद, जंग की दूसरी तकनीकी हमास के आतंकियों तक पहुंचती है या हमास जैसे आतंकियों तक पहुंचती है, और इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल मुस्लिम जगत के हितों के लिए हमास और उस जैसे आतंकी संगठन मिडिल ईस्ट में करते हैं। गजा में मानवीय मदद के नाम पर तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी भोजन और दवाई के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर एड गजा को मिलता है और उसे यहां मजबूत बनाए रखने में ये चीजें मदद करती हैं। अगर कहें कि गजा और फिलिस्तीन की समूची व्यवस्था खैरात में मिले चंदों पर टिकी है तो शायद गलत नहीं होगा। कांग्रेस के जमाने से ही भारत भी हमास तो नहीं मगर फिलिस्तीन को मानवीयता के आधार पर नियमित मदद करता है। इंदिरा गांधी और यासिर अराफात की नजदीकियां जग प्रसिद्ध हैं। भारत की तरह अनगिनत देशों से इस तरह की मदद मिलती है फिलिस्तीन को। जाहिर है कि कुछ हिस्सा हमास तक जाता होगा। मोदी सरकार में भी यह मदद जारी रही है, जिसका खुलासा संसद में एक प्रश्न के जवाब में मिला था। अभी हाल ही में भारत ने $25 लाख की एक बड़ी किस्त मदद के तौर पर वहां भेज दी है। मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से फिलिस्तीन ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। वैसे यह भी बता दें कि दुनिया के तमाम बड़े देश हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, मगर घरेलू राजनीतिक वजहों से भारत ने हमास को अब तक आतंकी सूची में नहीं डाला है। साफ है कि हमास जैसे आतंकी संगठनों के लिए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ना एक बेहतर जीवन और रोजगार का मौका भी है। गजा के कट्टरपंथी संस्थानों से पढ़ाई लिखाई करके निकलने वालों के लिए निश्चित ही यह गूगल से एक बढ़िया ऑप्शन माना जाएगा जॉब वगैरह के लिए। अब बात यहूदी और इस्लाम के झगड़े को लेकर कर लेते हैं। इस्लाम के उदय के वक्त अरब जगत में यहूदी फैले हुए थे और यह भी प्रमाण मिलता है कि अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले समूह अरब के तमाम हिस्सों में थे। हालांकि इस्लामिक टेस्ट में अरब का यह दौर अंधेरे के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन यहूदी और इस्लामिक टेक्स्ट की व्याख्या अपनी मजहबी जरूरतों के हिसाब से है। अब इनमें कौन गलत है और कौन सही, यह निष्कर्ष देने का मतलब नहीं है। अरब या मिडिल ईस्ट में अलग अलग मजहबी मान्यताओं के एग्जिस्टेंस का प्रमाण इस्लामिक टेस्ट ही देते हैं। मक्का और मदीना के अभियान में भी गैर मुस्लिम मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। मदीना में यहूदियों ने प्रतिरोध किया था, वहां जंग भी हुई, लेकिन जंग में कमजोर पड़ने की वजह से उन्हें वहां पीछे हटना पड़ा, यानी यहूदियों को। इसके बाद भीषण जंग एक खैबर में हुई। खैबर आज के सऊदी अरब के हिजाज रीजन में है। इस्लाम के उदय के वक्त तक यह एक संपन्न यहूदी इलाका था। यहूदियों की परंपराएं थी, उनके घर थे, उनके अपने पूजा स्थल भी थे, कई बोलियां, भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं थीं। यह तथ्य है। तब खैबर रेगिस्तान में किसी करिश्मे से कम नहीं था। यहां के लोग खेती और व्यापार में निपुण थे। मक्का मदीना के अभियानों के बाद इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। अरब के समाज में दूसरे रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वालों के साथ इस्लाम के संबंध समय के साथ तनावपूर्ण होते गए। यह तनाव धीरे धीरे खैबर तक पहुंचा। खैबर में तब कई किले थे। इस्लामिक हमला झेलने के लिए यहूदियों ने तब किलेबंदी भी की, लेकिन वे हमलों को झेल नहीं पाए। कहते हैं कि समझौते के बाद यहूदियों को जान बचा करके खैबर को छोड़ने का मौका मिला। यहूदी प्रदर्शनों में आज भी खैबर में जिंदा छोड़ने को आखिरी गलती बताने वाले प्ले कार्ड लहराए जाते हैं, जिस पर लिखा होता है खैबर वाज योर लास्ट चांस। आपने जरूर देखा होगा। बात यरूशलेम की करें तो इसे तीनों अब्राहमिक धर्मों के इतिहास में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जगह भी कह सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के दौर में ही यरूशलेम में इस्लाम पहुंचने की बात दोहराई जाती है। अल अक्सा मस्जिद में एक पत्थर है, डोम ऑफ रॉक्स। यहूदी मानते हैं इसी पत्थर पर अब्राहम ने अपने बेटे इजाक की कुर्बानी दी थी। यहीं से मनुष्यता का विकास हुआ। ईसाई भी यही बात मानते हैं और बाइबल में भी यह बात दर्ज है। लेकिन इस्लाम मानता है कि अब्राहम ने इजाक नहीं अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी और वो जगह यरूशलेम में नहीं सऊदी अरब की मीना है। इजाक और इस्माइल एक ही पिता यानी अब्राहम की संतान थे, मगर उनकी माताएं अलग अलग थीं।
मुस्लिम मानते हैं कि असल में यही वो जगह है यरूशलेम यात्रा में जहां से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की चमत्कारिक यात्रा की थी, अल्लाह से बातचीत की थी। पैगंबर यरूशलेम में 635 से 638 के आसपास पहुंचे थे। मुस्लिमों ने डोम ऑफ रॉक्स पर साल 688 से 692 के बीच मस्जिद का निर्माण किया। कुछ कहते हैं कि 702 ईस्वी में मस्जिद बनी। तमाम दावों के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद पैगंबर मोहम्मद के बाद बनी। यहूदी इस क्षेत्र को टेम्पल माउंट कहते हैं। उनका मानना है कि मस्जिद उन मंदिरों के अवशेष पर बनी है जिसका जिक्र बाइबल में भी है। यहूदी अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार को आखिरी बचा हुआ अवशेष मानकर पूजते हैं। यहूदी इसे शोक की दीवार कहते हैं। मुस्लिम इसे अल बुराक की दीवार कहते हैं। वे कहते हैं कि यही पैगंबर मोहम्मद ने अपने जानवर अल बुराक को बांधा था। यहूदी कहते हैं कि यह दीवार पैगंबर मोहम्मद से भी सैकड़ों साल पहले की है और टेम्पल माउंट का हिस्सा है। यरूशलेम ईसाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ईसाई इसे यीशु के जीवन से जोड़ते हैं। अल अक्सा के नजदीक ही सेंट मैरी चर्च भी बना है। तीनों ब्राह्मणिक धर्म खुद को एक दूसरे से अलग भी बताते हैं, लेकिन डोम ऑफ रॉक्स के महत्व को स्वीकार करते हैं और यहां नियंत्रण के लिए अपना अपना दावा पेश करते हैं। पहले श्रेष्ठता की यही लड़ाई मजहब के नाम पर लड़ी जाती थी। वहां कई मजहबी लड़ाइयां हुई हैं। अगर कहें कि लड़ाइयां अंतहीन हैं तो गलत नहीं होगा। यहां कब्जे के लिए ईसाई और मुस्लिम लड़ते रहे और पहला बड़ा युद्ध जिसे क्रूसेड कहा जाता है साल 1096 से 1099 के बीच लड़ा गया। पहले जो लड़ाई अरब, तुर्की, ईरान, सीरिया, इजिप्ट आदि देश इस्लाम के नाम पर लड़ते थे, अब उनकी वही जंग हमास, हिजबुल्लाह, हूती, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी लड़ते हैं। मजेदार यह भी है कि मूसा ने इजिप्ट के मूर्ति पूजक फराओ की गुलामी के खिलाफ यहूदी धर्म की स्थापना की थी। जिस यहूदी धर्म से इस्लाम और ईसाइयत निकला, उसे यहूदी धर्म के खिलाफ आज की तारीख में मुसलमान बन के इजिप्ट खड़ा हुआ है, उसी यहूदी धर्म के खिलाफ। और मुस्लिम देश बनने से पहले अरब के तमाम इलाके ईरानी साम्राज्यों का ही हिस्सा रहे। भारतीय परंपरा में दिति और अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से असुरों का जन्म हुआ। देवता सिंधु के इस पार यानी भारत में बसे और असुर सिंधु के उस पार बसे। तो कुल मिलाकर हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों का संघर्ष सिर्फ स्थानीय विवादों तक सीमित नहीं है। पिछले कई सालों से इस जंग में दुनिया का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शामिल है, भले ही उसका इस जंग से सीधे सीधे कोई वास्ता ना हो। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है। इसकी चपेट में पूरी दुनिया है। वहां जंग हमास या हिजबुल्लाह नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उसके पीछे इस्लामिक देशों की रणनीति और ताकत है। वैश्विक चैरिटी संगठनों की ताकत है। इसी वित्तीय ताकत और हथियारों की सप्लाई चेन के दम पर ही हमास जैसे आतंकी संगठन इजराइल जैसे संप्रभु और ताकतवर सैन्य महाशक्ति के खिलाफ लड़ाई कर पाते हैं, लंबी लड़ाई कर पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य हमास की आर्थिक गतिविधियों और विभिन्न फंडिंग स्रोतों पर प्रकाश डालना था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक संगठन जैसे हमास, जो कि सैन्य और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, उसके पीछे कितनी विस्तृत और जटिल आर्थिक संरचनाएं, राजनीतिक चीजें काम करती हैं। और इसका मकसद यरूशलेम की सबसे प्राचीन जगह पर इस्लाम की श्रेष्ठता को साबित करना रहा है। हमास हो या कतर, सब इसी मकसद में लगे हैं। मौका मिला तो कभी मूसा और ईसा के भारतीय कनेक्शन पर भी बात करेंगे। ध्यान रहे, इतिहास हमेशा हमारे साथ साथ चलता रहता है। हमारा वर्तमान हमारे इतिहास की वजह से है और वर्तमान ही हमारे आगे भविष्य की बुनियाद बनता है। इतिहास की किसी समस्या का समाधान वर्तमान में खोजना समय व्यर्थ करना है, क्योंकि उसकी जड़ें तो कहीं पीछे धसी रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे एपिसोड को खूब पसंद करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। पिछले एपिसोड में एक दो जगह एल्डस हक्सले को हमने एडल्ट्स बोल दिया था, उसे एल्डस के रूप में ही लें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।